नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, बात उत्तर प्रदेश की और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जबरदस्त ताल ठोकी जा रही है, रणनीतियां इजाद की जा रही हैं, इशारों इशारों में संदेश दिए जा रहे हैं। और यह तो होना भी था, क्योंकि 7 चरण का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होने वाली है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 58 सीटों पर मतदाता बटन दबाकर अपनी राय का इजहार करने वाले हैं और चौसर अब बिछ गई है। और कल इसके साफ संकेत भी मिले। बीजेपी ने अपने सांसद परवेश वर्मा के घर, दिल्ली के घर में जाटों की एक बड़ी बैठक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 136 सीट आती है। 109 बीजेपी के खाते में गई थी और पहले चरण में जो 58 सीटों पर मतदान होने वाला है, 2017 में इन 58 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। सूपड़ा साफ कर दिया था। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी जाटों का समर्थन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में तो जाटों की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 4 से 6% बताई जाती है। देखिए, जातीय जनगणना देश में नहीं होती है, ये कयास है। लेकिन जो बातें जमीन पर कही जा रही है, मैं उन्हें ही कह रहा हूं, इनकी तस्दीक कतई नहीं कर रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 से 5-6% जनसंख्या, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकलन यह है कि 16 से 17% आबादी जाटों की है। 16 से 17%। कई जगह पर 30, 40, 45, 50% तक भी वोटर्स हैं और इनका जबरदस्त समर्थन बीजेपी को मिला। 58 में से 53 सीटें जीती। लेकिन पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ बदला, और खास किसानी आंदोलन के चलते 1 साल 15 दिन यह आंदोलन चला। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान भी करना पड़ा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस किसानी आंदोलन की गूंज भी सुनाई दी। राकेश टिकैत इसी इलाके से आते हैं, सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे और पिछली दफा खुलकर बीजेपी को वोट देने की बात भी की थी। इस बार वोट की चोट की बात हो रही है। तो कल 253 जाट नेताओं के साथ बैठक की गई और इसमें बताया गया कितना पुराना, कितना लंबा रिश्ता है बीजेपी का जाटों के साथ और प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ा है। पहले 3 विधायक होते थे जो जाट समुदाय से आते थे, अब 12 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं। ये फैक्ट्स भी गिनवाए गए। लेकिन एक रणनीति भी, एक पासा भी फेंका गया। पासा क्या? बीजेपी के सामने कौन है इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सपा और आरएलडी का गठबंधन। आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जिसका एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, राजनीतिक हाशिए पर गई हुई पार्टी। पिछली दफा भी 2017 में 1 सीट जीती, वो विधायक भी बागी हो गया था। तो कल गृह मंत्री अमित शाह जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलडी के, कि आप गलत घर में चले गए हो। आपके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, आइए आप। और चुनाव के बाद की भी संभावनाएं खुली हुई है, यानी कि नतीजों के बाद की, 10 मार्च के बाद की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई हैं। अब यह कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था जाटों के मन में कि आरएलडी पाला बदलने में माहिर है, बदलती रही है। अजीत सिंह इस खेल के मास्टर थे। बहुत से लोग, रामविलास पासवान, वो भी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। लेकिन अजीत सिंह भी कम बड़े मौसम वैज्ञानिक नहीं थे।
तो क्या ये असमंजस कंफ्यूजन फैलाने के लिए जी दरवाजे खुले हैं कि जाटों को लगे ये तो बीजेपी के साथ ही आ जाएंगे, या कहीं मन में एक आशंका भी घर कर गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कत ना कर दे, पलड़ा भारी ना पड़ जाए आरएलडी एसपी का और हम बहुमत का आंकड़ा ना छू पाएं? क्या उसके लिए भी ये रणनीति तैयार की गई? पलटवार किया। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे न्योता मत दो, उन 700 किसान परिवारों को दो। 700 किसान परिवार मतलब जो 700 किसानों की मौत हो गई आंदोलन के दौरान, कि उनके घर वालों को मिलने का न्योता दो। मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, जो रास्ता तय कर लिया वो रास्ता तय कर लिया। तो उत्तर प्रदेश पर अब सबकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन बड़े लेकिन के साथ मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि एसपी, आरएलडी और बीजेपी की बड़ी बातें हो रही हैं। पिछली दफा इन 58 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 53 तो बीजेपी ने जीती, 2 आई थी बीएसपी के खाते में, 2 समाजवादी, 1 आरएलडी, और 30 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बीएसपी थी। तो बीएसपी को कमतर ना आंका जाए, लेकिन क्या यह डायरेक्ट फाइट भी करवाई जा रही है या दरअसल डायरेक्ट फाइट में तब्दील भी हो रही है? जो बात बंद कमरे में गृह मंत्री अमित शाह ने कही, उसे सार्वजनिक मंच से दोहराया परवेश वर्मा ने किस तरह से, और पलटवार जयंत चौधरी का सुनिए। जयंत जी एक अच्छे युवा नेता हैं, उनमें काफ़ी जोश है। एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका किसानों के लिए काफ़ी संघर्ष रहा है, तो वो जोश में क्या बोल रहे हैं ये तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर अभी तो इलेक्शन शुरू हो गए। हमारे गृह मंत्री जी ने कोई आज ही उनको नहीं बुलाया है कि आज ही आ जाइए। उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने एक गलत घर को चुन लिया है, यानी इलेक्शन तो शुरू हो गया। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे। एक अच्छा युवा नेता अगर हमारी पार्टी में आता है, इलेक्शन के बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, उसका हमेशा स्वागत है। कि आप न्योता जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं। जयंत जी, जो अभी आपने कहा भाषण में भी कि चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा, बिल्कुल, तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी या आरएलडी एसपी गठबंधन, पश्चिम बना किसके गले की हड्डी? और नतीजों के बाद की अभी से तैयारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नहीं बल्कि मैं प्रदेश के प्रवक्ता कह दूं, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, मनीष शुक्ला बीजेपी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनिल दुबे प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और 2 वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मनीष, ये न्योता देने की नौबत क्यों आ गई कि जयंत चौधरी को न्योता दिया जा रहा है? चुनाव की तैयारियां हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, अब न्योते का क्या मतलब? देखिए संदीप जी, जो गलत घर में जाने की बात हुई है, ये प्रवेश वर्मा जी ने केवल नहीं कहा है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठा लीजिए तो स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने भी कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर, आगे नहीं बोलेंगे, लोग समझते हैं बात को। तो यानी चौधरी अजीत सिंह जी भी उस घर को गलत ही मानते थे। प्रवेश जी ने साफ कहा है कि अच्छे युवा हैं, अब तो चुनाव शुरू हो गया, जब चुनाव खत्म होगा तो फिर हम देखेंगे। तो चुनाव के बाद की संभावनाएं भी खुली हुई है, पर बीच चुनाव में ये न्योते के मायने क्या हैं, ये तो बताइए। न्योता नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छे युवा है, किसी को भी कहा जा सकता है। अगर अच्छे व्यक्ति, मैं कह दूं सुरेंद्र राजपूत जी अच्छे व्यक्ति हैं,
तो अगर अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, तो मैं कह सकता हूँ चैनल पे, इसको ये थोड़ी कहा जाएगा कि मैं उनको बीजेपी में बुला रहा हूँ। तो संदीप जी, विषय पे मैं कह रहा हूँ तो नहीं, विषय पर ही तो हैं वो। अच्छाई अभी याद आई जयंत चौधरी की, बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसे कसीदे तो बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों की, अपने विरोधियों की बीच चुनाव में कभी नहीं पढ़ती। लंबी बात हो जाएगी, अभी लंबी करिए ना, बहुत वक्त है, लंबी बात कीजिए। जो तमाम विपक्ष में लोग हैं, अभी गुलाम नबी आजाद जी को जो सम्मान नहीं मिला था, वो सम्मान भी देने का काम किया, तमाम चीजें। लेकिन जो आज आपका इशू, मैं उस पर जरूर बोलना चाहता हूँ। हाँ। गलत घर भारतीय जनता पार्टी से के कहने के पहले स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था। गलत घर इसलिए भी है कि तमाम जो टिकट बटे हैं सपा और आरएलडी के, उसका विरोध मेरठ से लेके और मुजफ्फरनगर तक हो रहा है। गलत तो वो तो अखिलेश और जयंत चौधरी ने मिलकर टिकटों को फाइनलाइज किया, तो आप सलाह दे रहे हैं जयंत चौधरी को, गलत टिकट बांट दिए। भाई मैं क्यों सलाह दूंगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं मेरठ के आम जनता और अच्छा, उससे बीजेपी परेशान है कि एसपी आरएलडी खेमे में नाराजगी है। नहीं, मैंने उस डिफिनेशन को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। गलत घर क्यों है? अच्छा, गलत घर इसलिए है कि चौधरी अजीत सिंह भी उसको गलत मानते थे। गलत घर इसलिए है कि मेरठ का एक प्रत्याशी सपा और आरएलडी का कहता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम चुन चुनकर बदला लेंगे। गलत घर इसलिए है कि नाहिद हसन कहते हैं कि हिंदुओं के दुकानों से सामान मत खरीदो। ये एक सीरीज है और ये संदेश दे रहे हैं। अच्छा, तो गलत घर में जो घुस जाता है उसका शुद्धिकरण का ठेका ले लिया है बीजेपी ने। आप उनको न्योता दे रहे हैं, अरे गलत घर में घुस गए, अच्छे घर में आइए। जनता शुद्ध करेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता शुद्ध करेगी, जिन्होंने 13 देखा है, जिन्होंने देखा जाति धर्म के आधार पर एफआईआर, जिन्होंने मेरठ का सोतीगंज देखा है, जिन्होंने हाजी यूसुफ की जिन्होंने कुंडली देखी होगी, वो ठीक करेंगे। नाहिद हसन का जिसने वीडियो देखा वो शुद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों शुद्ध करेगी? इसलिए सपा गलत घर है, हमारा कहने का मतलब ये था। अच्छा, गलत घर में गए हैं, आपने अपने घर के दरवाजे भी खोल दिए। वो तो कहते हैं कि न्योता गलत आदमी को दे रहे हो। जो आप किसानों और जाटों के लिए जो आपने काम किया, आईना तो दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि वो 700 परिवारों को न्योता दीजिए ना, जिन्होंने अपनों को खोया किसान आंदोलन में। देखिए, किसान आंदोलन पे संदीप जी बहुत डिबेट हो चुकी है और कृषि कानूनों पर डिबेट हो चुकी है। कृषि कानून की मेरिट पे हम लोगों ने कभी नहीं माना मेरिट पे गड़बड़ था, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा है कि सभी लोग सहमत होना चाहिए। आज कृषि कानून वापस हो चुका है और तमाम जो किसान जब लेकर आए कानून तब वो अच्छे थे, हटा दिया तो वो भी अच्छा। क्या डैमेज कंट्रोल हो गया या नहीं हो पाया? यही तो सवाल है। नहीं, देखिए, अब तो जो चुनाव है उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में जो विकास के काम किए हैं, स्पोर्ट्स सिटी, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे, गन्ना किसानों का भुगतान, तमाम कृषि उपजों की रिकॉर्ड खरीदारी और जो एक्सप्रेसवे, तमाम जो चीजें हैं उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। और ये, लेकिन जो विषय आप लेकर आए डिबेट, इसलिए कहना जरूर है कि नाहिद हसन जैसे लोग, चुन चुनकर बदला लेने वाले जैसे लोग, जो 2013 में हुआ था जात के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई, हमने उन कानूनों को, उन मुकदमों को 2017 के बाद वापस लिया है। किस तरीके से 18 साल के ऊपर के लोगों ने गांव छोड़ दिए थे अखिलेश यादव की सरकार की जुल्म को देखते हुए। तो निश्चित रूप से इन इश्यूज को भी रेस करेंगे, हम ये बताएंगे कि क्या। तो इन इश्यूज में आप एक जाति विशेष के 253 तथाकथित नेताओं को न्योता देते हैं, तो आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक जाति विशेष पर क्यों आपको उनके 253 नेताओं को न्योता क्यों देना पड़ा? कि नाराजगी है? सामाजिक बैठक थी प्रवेश वर्मा जी के यहाँ, वहां गृहमंत्री जी गए थे। अच्छा। और 2019 के पहले भी हम लोग बैठे थे। तमाम चुनाव चल रहा है सेकेंड और फर्स्ट फेज का, तो रैलियां नहीं हो रही हैं, तमाम इस तरह की बैठकें हो रही हैं। डोर टू डोर भी कैंपेन आज अमित शाह जी, राजनाथ जी और विधायकों को, उम्मीदवारों को, सांसदों को गांव देहात में घुसने में दिक्कत भी हो रही है। जी, विधायकों को, उम्मीदवारों को, सांसदों को गांव देहात में घुसने में दिक्कत भी हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल संदीप जी, कहीं का 2 जगहों पर इस तरह की बातें सामने आई हैं और सबको पता है
कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन आम जनता और जिसको अमन पसंद है, जिसको आतंकवाद से विरोध है, जिसको गुंडा और माफियाओं से विरोध है, जिनको पलायन करने वालों से विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिनको विकास पसंद है वो भारतीय। तो मतलब वही जाट और मुसलमान साथ ना आए, साथ आ गए तो आपके लिए चिंता का सबब है, साथ ना रहे तो नहीं। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती संदीप जी, ये जो अंग्रेजों ने जो किया 50 साल आजादी के 70 साल बाद भी, कि माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोट और मेजॉरिटी का माइनॉरिटी वोट एक साथ कर लीजिए। आखिर जाति और धर्म की राजनीति किसको कहते हैं? हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप सांप्रदायिकता कर नहीं भाई, ये भी बताया गया कि बैठक में कहा गया 650 साल पुराना रिश्ता है बीजेपी और जाटों का, और मुगलों के तो हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आया 650 साल पहले कौन सी बीजेपी थी भारत में? आप तो 1980 में बनी ना पार्टी। बिल्कुल 80 में बनी, उसके या 1925 में आरएसएस मान लो, वो 650 साल पुराना रिश्ता भी गिनवाया गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, जो संदीप जी, जो जिस मानसिकता ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मानसिकता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मानसिकता ने अभी इस तरह के तत्वों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा, वो बीजेपी की मानसिकता है। बिल्कुल, अच्छा, वो बीजेपी की मानसिकता है। डॉक्टर अजीज खान, यहां पर तो आपके सबसे मजबूत एलआई, जिनको सबसे ज्यादा सीटें भी आपने दी, उन पर सीधे डोरे डाले जा रहे हैं। और मैंने जो शुरुआती संबोधन में कहा, अजीत सिंह भी कम बड़े मौसम वैज्ञानिक नहीं थे रामविलास पासवान से। देखिए संदीप जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। अभी देखिए अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है, और जिस तरीके से उनको डर है कि उनकी जमीन पश्चिम में पूरी तरह से खिसक गई, और इनके चेहरे को देखो आप। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि बीजेपी के जो लोग हैं, ये दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए इनके चेहरे जो है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि ये कहते क्या है, करते क्या। आप ये देखिए, आज कह रहे हैं युवा नेता जयंत सिंह। अरे साहब, उस वक्त जब आप लाठियां भांज रहे थे, मार रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, जान लेने के लिए आपने हमला किया था, उस वक्त वो युवा नेता नहीं थे? क्या देश के भविष्य नहीं थे? क्या जाट नेता नहीं थे? क्या किसानों के नेता नहीं थे? ये जवाब देना पड़ेगा इनको, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना, जो मनीष शुक्ला पूछ रहे हैं। अरे संदीप जी, एक मिनट डॉक्टर अजीज खान, सर, वो नारा मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, दोहराऊं वो नारा अजीत सिंह जो दिया करते थे, जिस पर सपा का झंडा है, और समाजवादी पार्टी के बारे में अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बारे में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के क्या बयान पहले रहे हैं, उनको दोहराऊं क्या मैं? वो अगर कहते हैं गलत घर में गए हैं, तो गलत कहां कह रहे हैं? तो इनका घर बड़ा सही है, ये अपने घर को बड़ा मजबूत और सही मानते हैं, इसीलिए किसानों का बड़ा सम्मान किया। 12 महीने वो कोरोना काल में बैठे रहे, बड़ा सम्मानित घर है। यही अमित शाह जी जो आज गांव गांव पांव पांव चल रहे हैं, ये इनको फुर्सत नहीं मिली थी 12 महीने बात करने के लिए। वो बेचारे बैठे रहे। राकेश टिकैत, इतने नेता, जाटों के नेता, कैसे उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कील काटा लगा दिया है? शौचालय बंद, बिजली काट दिया, पानी बंद। ये आप कितना अत्याचार और कितना जुल्म करेंगे ये किसानों पर और किसान नेताओं पर और जाटों पर। और आज जब जमीन खिसक गई तो उनकी वोट की लालच देखिए आप, इनका तो वो पुराना इतिहास याद करा रहे हैं ना। कितने जाटों को आपने मंत्री बनाया? चरण सिंह की विरासत को लेकर जो लड़ाई हुई मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बीच, ये जग जाहिर है ना। अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया ना उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव ने। देखिए, एक भी चीज गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। देखिए, हम उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहते हैं। नई सपा है, नई हवा है, मेरी बात सुनिए। आप देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखिए उनका विजन देखिए, उनका मिशन देखिए कि आज किसानों को बांध दिया उन्होंने, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौयुवकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई। आज देखिए, पिछड़ा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी में। एक बड़ा जनसैलाब पिछड़ों का समाजवादी पार्टी के साथ। आज समाजवादी को आरएलडी की ज्यादा जरूरत है। आरएलडी की जरूरत तो बीजेपी को भी महसूस हो रही है। आजकल आरएलडी डिमांड में है, आपकी मजबूरी है क्या आरएलडी?
सर मेरी बात सुन ले। देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, वो उसको पता हो गया कि अब उसको सत्ता में नहीं आना, इसलिए वो पहले ही सरेंडर कर चुके। आज अमित शाह जी सरेंडर कर चुके। आप आश्वस्त हैं कि चवन्नी हूं, पलटता नहीं हूं, इतना कह दिया जयंत ने, आप आश्वस्त हैं? सर मैं आश्वस्त 202% हूं, 1000% हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जयंत जी हैं और हमारा जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है। क्योंकि ये उनको भी पता है कि डूबती नाव पर कोई सफर नहीं करना चाहता है। आज बेहतरीन नाव पे सफर करना चाहते हैं लोग, और चूंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त आज की डेट में उसकी तरफ एक जनसैलाब, लोग बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात आप खुद देखें, बड़े पत्रकार हैं, एनालिसिस करिए आप कि आखिर आप देखिए सरेंडर कर गए ना अमित शाह जी, बीजेपी सरेंडर कर गई। अच्छा, सरेंडर कर गई या अभी रणनीति इजाद हो रही है? अनिल दुबे, आपकी पार्टी पर ही आंखें क्यों गाड़ रही है बीजेपी, और ये न्योता जो दिया जा रहा है, कहानी क्या है? राजनीति में वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रण लिया है कि इस 2022 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, साल भर किसान जब आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, उन किसानों की शहादत होती रही, 700 लोग शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने किसानों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया, किसानों को के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई पहल नहीं की, और उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि अब जो है जो भी होगा उसको कुचल के मानेंगे। लेकिन ये किसानों की आवाज को कुचल नहीं पाए। आपका क्या योगदान है उसमें? वो तो किसानों ने लड़ाई लड़ी, जून तक तो आप बाहर भी नहीं निकले थे। 26 नवंबर 2020 में किसान बैठ गए थे आंदोलन पर, जून 2021 तक तो आप बाहर भी नहीं निकले थे। जब निकले थे क्या? संदीप जी, जब किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा था, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का चक्र रचा जा रहा था, तो हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको ताकत देने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि इस किसान आंदोलन को हम टूटने नहीं देंगे, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने आंदोलन को ताकत देने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की पंचायतें आयोजित करने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को जगाने का काम किया, किसानों को संगठित करने का काम किया। लखीमपुर में सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी पहुंचे थे, उनको जो है सरकार नहीं रोक पाई थी। और लखीमपुर में जब किसान शहीद हो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियां, तो किसी भी कीमत पर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी अनिल दुबे? नहीं, हम बिल्कुल तय है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि हम मजबूत हैं, हम इतने हल्के नहीं हैं, तो हम इतने हल्के नहीं हैं। नहीं, नतीजों के बाद भी दरवाजे खुले रखने की पेशकश कर दी है बीजेपी ने, नतीजों के बाद भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, संदीप जी, पूरे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला करके 253 लोगों को बैठाया और यह मैसेज देने का काम किया कि हम जो है एक जात के लोगों को बुला रहे हैं। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाति नहीं, पूरी किसान बिरादरी, पूरा अल्पसंख्यक किसान, नौजवान सब आपसे नाराज है कि आप कहां तक आप मनाने का काम करोगे। लोग अब आपको बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। आप कहते हो एक तरफ सबका साथ सबका विकास और एक तरफ जात की बात करते हो। आप एक जात के लोगों की मीटिंग करने का काम करते हो जब आपका तो जात आपके बड़े समर्थक हैं, ये बात तो हकीकत है ना। आप 36 बिरादरी की बात करते रहो, पर आरएलडी के सबसे ज्यादा कट्टर समर्थक जो हैं वो जाट ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, या है? नहीं, हमारे समर्थक, मैंने संदीप जी कहा कि हमारे समर्थक पूरी किसान बिरादरी है, पूरे किसान हमारे साथ हैं। और यही कारण है कि आज इनको एक जात की पंचायत करनी पड़ रही है। यही कारण है इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इन्होंने चौधरी जयंत सिंह जी को जो न्योता भेजने की बात की और उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम 700 किसानों को आप न्योता भेजने की बात करो, उनके आंसू को आपने पूछने का काम नहीं किया। आपने लखीमपुर में कार से कुचलने वालों को कुचला जा रहा था, तब अगर बीजेपी
आरएलडी से किसी जाट चेहरे को, मैं कह देता हूं, जयंत चौधरी को ही उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाए तो भी आप नहीं दामन छोड़ेंगे समाजवादी का? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों के साथ हैं। चौधरी जयंत सिंह जी सिद्धांतों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बदलना चाहते हैं जिन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, 700 किसानों की शहादत पर राज्यसभा सांसद बना दिया जाए, केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, किसी और जाट चेहरे को उप मुख्यमंत्री यूपी का बना दिया जाए। मैं ये देखिए 10 मार्च को भी हम यहीं होंगे अनिल दुबे। आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है मैं 10 तारीख को भी पूछ रहा हूं। नहीं, आप 10 तारीख को भी जब आप सवाल करोगे तो हम आपको यही जवाब देंगे, और 10 तारीख को हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ होंगे। हम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सरकार संदीप जी बनाएगा। ये मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप कांग्रेस के हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बजाय मैं सवाल ये पूछूं, सीधी टक्कर उभरती दिख रही है क्या? ये सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच बीएसपी भी कहीं रेस में छूट गई और आप बहुत पीछे हो। संदीप भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात सबसे बड़ी जो है कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई हार गई और अमित शाह सहित पूरी नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने सरेंडर कर दिया। आज कह दिया कि साहब हमारी सरकार नहीं बन रही, इसलिए हम जयंत चौधरी जी को ओपन निमंत्रण दे रहे हैं कि चुनाव के बाद भी आ जाना। आज तक आपने कभी यह सुना हो कि जीतती हुई पार्टी जो कहती हो हम 300 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, कभी आपने सुना है कि वो पार्टी ये कहती हो कि साहब चुनाव के बाद भी आ जाना? तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई नहीं, असमंजस, कंफ्यूजन फैला रहे हैं। अतीत बहुत पुराना है, जो रिश्ते बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, भरोसे एतबार की कमी रही है मुलायम सिंह यादव अजीत सिंह में, मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी में। ये तो मैं जग जाहिर बातें बता रहा हूं ना, गलत कोई मैं कयास नहीं लगा रहा हूं। संदीप भाई, मैं आपको 2-3 करेक्शन दे दूं, चूंकि आप तो ख्याति लब्ध पत्रकार हो और आपने सारी राजनीति अपनी आंखों से देखी है। मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने जब अजीत सिंह जी को हराया था जनता दल की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया था। आप बता दो मुझे कि मुलायम सिंह ज्यादा दोषी या भाजपा ज्यादा दोषी? आज जो भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ समर्थक लोग ये बातें कर रहे हैं कि अजीत सिंह को मुलायम सिंह ने दांव दिया था, तो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दांव दिया था, धोखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था और ये दोनों लोग हमारे खिलाफ थे। मैं सिर्फ आपको इतिहास की बात बताऊं, आप सब इतिहास का सोशल फैक्ट है ये, और इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको मालूम ही है। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये लोग जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, और ये लोग परेशान क्यों, हार क्यों रहे? हारने का एक बड़ा कारण है, आपको पता ही है कि मैं कहां का रहने वाला हूं। मैं तो सहारनपुर और शामली के बॉर्डर का रहने वाला हूं, 20 किलोमीटर दूर से सौली है। एक चीज समझ लीजिए कि वहां नारे लग रहे हैं, वहां नारे लग रहे हैं कि हर हर महादेव, और सामने से आवाज आती है अल्लाह अकबर। और जब सामने से आवाज आती है हर हर महादेव की, तो मंच से नारे दूसरे आ जाते हैं। तो आप एक चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि ये किसी भी सूरत में कभी दंगों की याद दिलाएंगे, कभी नंगों की याद दिलाएंगे, कभी किसी चीज की याद दिलाएंगे और कहेंगे कि ये सोशल फैब्रिक ना बढ़ जाए। ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा देश एक हो रहा है, नेक हो रहा है। ये लोग बांटने की बात करेंगे, घावों को उकेरने की बात करेंगे। ये लोग ऐसे भिखारी हैं जो अपने जख्म को दिखा करके भीख मांगते और जख्म को कभी ठीक नहीं होने देते। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश आज 700 किसान मरे, शहादत का दर्जा दिया, उन्हें मुआवजा दिया, जवाब आता है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो किसानों के मुकदमे किसान आंदोलन में हुए, क्या वो वापस हुए? जवाब आता है नहीं। वापस हो रहे हैं। हरियाणा में वो शुरुआत हो गई है, एमएसपी को प्रभावी बनाने का ऐलान किया है, उसमें वक्त लगता है ना सुरेंद्र राजपूत। सुन ली, एक लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है सर, एक लाइन का। हमने सरकारें चलाई है और आपने भी मुकदमे वापस करवाए। एक लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। हरियाणा में जो बात आई थी, हरियाणा के जो पुराना जाट आंदोलन था, उसका एक मुकदमा वापस नहीं हुआ, एक भी।
और मैं आपको बताऊं, आरक्षण इन्होंने नहीं दिया जाटों को। मैं आपको बताऊं, गन्ने का 400 रुपए मूल्य का वादा किया था, वो नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने टेनी को बर्खास्तगी की मांग किसान कर रहा है, आज तक बर्खास्त किया हो तो आप मुझे बता दो। सच बात यह है कि चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी हताश है, भारतीय जनता पार्टी निराश है। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इसको हताशा और निराशा क्यों लगाते हैं? 2014, 2017 और 2019 के चुनाव से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने, तब वो गृह मंत्री नहीं थे 2014 में या 2017 में भी, उस वक्त उन्होंने बैठकें की थी ना, बतौर अध्यक्ष की हैसियत से भी। बैठक की संदीप भाई, मैं और आप तो एक जगह के हैं। आप बता दो मुझे, बैठक की प्रॉब्लम नहीं है। बैठक की इनकी हैसियत, हिम्मत और हौसला होता तो सतपाल सिंह के घर मेरठ में कर लेते, संजीव बालियान के घर मुजफ्फरनगर में कर लेते, तो इनकी पीठ का पता चल जाता कितनी मजबूत है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा के यहां करिए बैठक, एक बात। दूसरी बात, आज तक ना 2014 में, ना 17 में, ना 19 में कभी इन्होंने किसी विपक्षी दल को न्योता दिया हो कि चुनाव के बाद आ जाना। ये अपने आप में सबसे बड़ी हताशा है। ये अपने आप में हताशा आप बता रहे हैं सुकेश। देखिए, 1.5 दिन हो गया ये लगातार ये बातें तो चल रही हैं कि जयंत को न्योता दिया, जयंत ने पलटवार किया, लेकिन चुनाव के बाद भी दरवाजे खुले हैं। यहां पर सुरेंद्र राजपूत हो या अजीज खान हो, कि क्या बीजेपी कंफ्यूजन फैला रही है या यहां पर नतीजों के बाद के समीकरणों का आकलन होना शुरू कर दिया गया है, या वो शुरू हो गया है? संदीप, एक टेम्पटेशन है। जब मैं सुन रहा था तो अपने पापा से पहली बार एक शेर सुना था, वसीम बरेलवी का है, कि लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो, घटा के वो मुझे गिनती में रह नहीं सकता। तो आपने ठीक कहा अपने शुरुआती संबोधन में कि जिस पार्टी का एक विधायक नहीं, एक एमएलसी नहीं, एक सांसद नहीं, वो अचानक से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक उनको खुला ऑफर दे रहे हैं। सूबे के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अखिलेश दोनों के गठबंधन को चट्टानी एकता बता रहे हैं, और जो मध्य में है वो कहते हैं मैं चवन्नी नहीं हूं, मैंने जो रास्ता तय कर लिया वो तय कर लिया। कमाल की जुगलबंदी है भाई साहब। अब बहुत टैक्टफुली ये सारे बयान दिए गए हैं। देखिए, अमित शाह मजे हुए खिलाड़ी है। आज नॉमिनेशन का, पहले दौर के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है वापस लेने का, और उसके एक दिन पहले यह खुला निमंत्रण, आमंत्रण देना, उनको मालूम है कि वो आने वाले अभी नहीं है। तो 2-3 वजह है उसकी। एक की तरफ आपने इशारा किया कि एक खुला दरवाजा छोड़ दीजिए कि पोस्टपोल हो सकता है। नहीं, ये तो अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है ना। क्या बीजेपी उस आशंका, संभावना नहीं कहूंगा, उस आशंका की भी तैयारी कर रही है कि हमें शायद बहुमत ना मिले? क्या ये एडमिशन भी है इस आमंत्रण में, इस न्योते में निहित? इसमें वो एप्रीहेंशन भी है, और इसमें वो कंफ्यूज करने का एक पोटेंशियल पावर भी है, और अल्योर करने का भी है। तीनों कैसे मैं बताता हूं। पहला, ये दिखाना कि देखिए भाई, सपा तो प्रो मुस्लिम पार्टी है, और वहां 13 के बाद जो स्थिति बनी है, जाटो और मुसलमान वो एक साथ वोट नहीं कर रहे जो कभी किया करते थे। आपको मालूम है चौधरी चरण सिंह ने उस अम्ब्रेला को बहुत बड़ा बना दिया था। वो जाटो के नेता थे, लेकिन उन्होंने गुर्जर को जोड़ा, ठाकुरों को जोड़ा, अजगर मजगर, वो लंबे, वो आप जानते हैं। उस दायरे को उन्होंने बड़ा बनाया था। उस खाई वो कभी जाट का नेता अपने आप को कहते ही नहीं थे, वो कहते थे मैं 36 बिरादरियों का नेता हूं। वो बहस लंबी हो जाएगी। एक बार जब उनका चुनाव कहते हैं फंस गया, तब उन्होंने इस दायरे को बड़ा बनाया था कि सबको एक साथ ले लो, और बहुत दिन तक उन्होंने 77 तक तो एक छत्र राज रहा उनका लगातार, वो जीतते रहे, विधायक रहे, अपने क्षेत्र से नहीं, उस पूरे इलाके में उनका दबदबा रहा। तो एक तो ये कोशिश है कि प्रो मुस्लिम बताइए सपा को, ताकि वो जो एक नेचुरल गठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक डेंट लगे।
दूसरी कोशिश मुझे लगता है कि बसपा के उन कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की है कि देखिए लड़ाई हम में और इनमें है, बसपा कहीं है नहीं, बसपा ट्रेडिशनली वहां मजबूत हुआ करती थी। तो कुछ जो वोटर हो सकता है बसपा की तरफ चले जाएं, जो कभी बसपा के थे लेकिन भाजपा में चले गए थे, उस डैमेज को भी रोकने की कोशिश है। और शायद कुछ कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश होगी जो शायद नेचुरल तौर पे सपा के नजदीक नहीं जाएंगे अगर वो बसपा से चिटकेंगे। उनका दूसरा प्यार जो है वो कमल का फूल है, तो एक तरफ तो वो है। और तीसरा जो आप कह रहे हैं कि संभावनाएं कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे साथ भी आ जाओ, क्या दिक्कत है। और आप देखिए ना हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ, सपा और बसपा कभी साथ आने वाले थे क्या? 19 में ही साथ आए थे भाई। 2009 में बीजेपी के समर्थन के साथ चुनाव लड़ा अजीत सिंह ने, आरएलडी ने 5 या 7 मेरे ख्याल से सांसद भी बने। बात नहीं बनी आडवाणी की अगुवाई में, एनडीए की सरकार नहीं बनी, यूपीए बरकरार रही, यूपीए में मंत्री हो गए। मैं कह चुनाव लड़े थे बीजेपी के समर्थन के साथ। आप तो बिल्कुल हाल फिलहाल की चीजें याद दिला रहे हैं। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि अगर एनिमोसिटी है भी, आरजेडी जेडीयू साथ आई ना, सपा बसपा साथ आई, तो खलबली है ना कहीं ना कहीं, और शिवसेना साथ तो ये आई ना, अपने आप में एक खलबली भी है। ये एक तरीके से इसमें दोनों चीजें हैं जो मैं कह रहा हूं। हाँ। एक आमंत्रण भी है, एक एप्रीहेंशन भी दिखाता है, और जो सबसे बड़ा कार्ड है वो ये है कि सपा को आप जो वहां ट्रेडिशनली बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है, उसको प्रो मुस्लिम साबित करके आप मैसेज दीजिए जाट्स को कि आप हमारी तरह ही रहिए, ये गलत जगह चले गए हैं, इनका साथ छोड़ दीजिए। शरद, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प है, इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं। ये साधारण सा न्योता है, निमंत्रण है, ये घबराहट है, ये आशंका है, ये चाणक्य नीति है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने खुद भी कहा कि 2014 से पहले और 2017 से पहले भी इस तरीके की बैठकें हुई, और एक बैठक का ऑडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें अमित शाह जाट नेताओं से बहुत अनुनय विनय करते हुए सुनाई दे रहे हैं, चिरौरियां कर रहे हैं, और माना गया, यही प्रचारित किया गया कि के साथ कितनी बेचारी पार्टी है और इतने मजबूत नेता और कैसे चिरौरियां कर रहे हैं। लेकिन इस बार और उस बार में फर्क है। तब किसान आंदोलन नहीं हुआ था, कृषि कानून नहीं आए थे, 1 साल तक किसान नहीं बैठे रहे थे, और जैसा अभी आपने कहा कि चौधरी जयंत चौधरी पर लठ नहीं बरसाए गए थे, पुलिस ने लठ नहीं बरसाए थे, बाकी किसानों पे भी। तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात जो है कि आप देखिए, धर्म सिंह सैनी चुनाव अपना नामांकन दाखिल करने गए तो वहां उनके साथ कौन खड़ा था? इमरान मसूद। तो जिस बात से ये डर रहे हैं, तो वही जो अभी आप कह रहे थे कि अल्लाह अकबर और उधर से नारे लग रहे हैं हर हर महादेव, तो वो चीज होती दिख रही है। तीसरी चीज कि आखिर इस बैठक में जो लोग आए थे वो कौन थे? संजीव बालियान थे, अभिमन्यु थे, स्वर्गीय अभिमन्यु, प्रवेश वर्मा थे। अधिकतर जितने लोग थे वो सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। मैं नाम गिरा सकता हूँ, कौन कहाँ का जिला प्रमुख था, कौन मंडल प्रमुख था, कौन जिला अध्यक्ष था, कौन मंडल अध्यक्ष था, कौन ब्लॉक प्रमुख था। मतलब अगर 250 लोग थे, कम से कम 100 से 150 लोग उसमें खाप के मुखिया नहीं थे, उसमें गैर भाजपा न्यूट्रल लोगों की कमी थी, ये हकीकत बयां कर रहे हैं आप। जी। और इसी में सुरेंद्र राजपूत जो जोड़ रहे हैं, परवेश वर्मा के घर पर आप बैठक करते हैं दिल्ली में, बड़ौत में सतपाल सिंह के घर पे कर लेते, या मुजफ्फरनगर में ज्यादा अच्छा संदेश देना था तो संजीव बालियान के घर पे सबको बुलाते कि बड़ा बालियान खाप के लोग भी आ जाओ, गठवाड़े के भी आ जाओ, तोमरों के भी आ जाओ। कि आप अगर गोल टोपी पहना के लोगों को बिठा दें और कहें कि देखिए सारे सब मुसलमान हमारे साथ हैं, तो ये कुछ उस तरह की बात है। तो बहुत ढेर सारे जो आप कह रहे हैं ना, व्हील्स विद इन व्हील्स है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो सामने दिख रहा है
वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वो है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो दो कम्युनिटीज साथ में आ रही हैं, अगर वो साथ में आती हैं तो उसके क्या असर होंगे, कैसे असर होंगे। ठीक बात है कि अजीत सिंह बिल्कुल पाला बदलते थे, उनके पिताजी भी पाला बदलने में माहिर थे, लेकिन जयंत चौधरी ने अभी तक उस तरीके के ट्रेड्स नहीं दिखाए हैं। तो फिलहाल हो सकता है इस चुनाव के बाद नहीं, इसमें जयंत चौधरी फाइनली विनर बनकर उभर रहे हैं ना, जिसका कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई एमएलसी नहीं, और 2017 में दरकिनार कर दिया था। वो दो लड़के चल पड़े थे, राहुल और अखिलेश, तीसरे लड़के को जगह 2017 में नहीं मिली थी। शरद, हम ये भी नहीं भूल सकते, पर आज जयंत बन गए हैं सबकी मजबूरी। मैं ये जो अभी आप कह रहे थे, मैं उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। ये धर्म सिंह सैनी को ऑफर क्यों नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य को ऑफर क्यों नहीं है, दारा सिंह चौहान को ऑफर क्यों नहीं है? हाँ। तो अगर आप जीत जाइए तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, ये सिर्फ जयंत चौधरी के लिए क्यों है? बहुत ही वैलिड पॉइंट, बहुत ही वैलिड सवाल। मनीष शुक्ला, इसका जवाब दीजिए। मतलब गलत घर में चले गए, गलत घर में तो चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य भी, धर्म सिंह सैनी भी, औरों को यह न्योता आमंत्रण नहीं दिया जा रहा। देखिए संदीप जी, आप, सुकेश जी और शरद जी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मीमांसा कर सकते हैं, उस पर मेरा कोई नहीं। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो जहां चाहते हो हम बैठक, और जिनका कोई पूछने वाला नहीं है उसको कांग्रेस भी बता रही है हमारे पास क्या क्या समस्याएं हैं। इतना चिंतन सुरेंद्र राजपूत जी अगर अपनी पार्टी के लिए कर लिए होते, और थोड़ा राहुल जी, प्रियंका जी को कुछ बता दिए होते, तो इमरान मसूद छोड़ के भागे ना होते इनको। तो ये आश्चर्यजनक बात है, अपनी पार्टी के लिए चिंता में नहीं डूबे हो रहे सुरेंद्र राजपूत जी और तमाम। नहीं, आपका भी तो कुछ वैसा हाल हो गया। आप आरएलडी को लेकर बड़े चिंतित होने लगे। आपको क्या फर्क पड़ता है, आरएलडी जो करना करेगी, आपको परेशानी हो रही है जी, गलत घर में चले गए। इतनी परेशानी आपने किसी और राजनीतिक अपने विरोधी पार्टी के बारे में दिखाई है तो बता दीजिए। प्रवेश वर्मा जी ने वही कहा है जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था बहुत पहले। एक बात और, मैं 5 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। हाँ। क्योंकि देखिए कांग्रेस के ऊपर समय नहीं जाया करना चाहिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि अजीत सिंह को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया। ये वही कांग्रेस है ना जिसने चौधरी साहब को संसद के अंदर नहीं जाने दिया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार गिरा दी थी। तो कम से कम कांग्रेस अपने बारे में विचार करे। हाँ, मैं फिर से कहूंगा, इस चुनाव में हम अपने कामों की बदौलत जाएंगे, 325 प्लस सीट जीतेंगे, और सपा और आरएलडी का गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है। 2019 में जब इनका गठबंधन था तो बसपा भी इनके साथ थी। परिणाम सबके सामने है, परिणाम उससे इतर नहीं आने वाला है। तो मतलब जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री, एक जाट उम्मीदवार, उप मुख्यमंत्री, ऐसा न्योता तैयार बैठा है ना मनीष शुक्ला आपकी तरफ से आरएलडी के लिए? नहीं संदीप जी, हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के साथ बना लेगी, और जितने जाट तो नतीजों के बाद भी दरवाजे खोलने के क्या मतलब? इससे तो संकेत ये लगेगा कि आप बहुमत को लेकर मुतमईन नहीं है। देखिए, जिसको संकेत समझना है वो संकेत समझ रहा है, और सारी चीज प्रवक्ता होने के नाते मैं टीवी चैनल पे नहीं कहने वाला हूं। अच्छा, जिसको संकेत समझना है वो समझ रहा है। अनिल दुबे आपके लिए कह रहे हैं क्या ये मनीष शुक्ला, कि जिसको संकेत देना था दे दिया, समझने वाले समझ गए होंगे, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण वहीं पे जीतेगा, और इन चरणों में यहाँ का किसान हाथरस के उस लाठीचार्ज को नहीं भूला है जो जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये वहां का किसान उस बात को नहीं भूला है जब वहां के किसान चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बनाने को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी। वो वहां पर वो नहीं भूला। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। पिछले 7 वर्षों में चौधरी साहब की समाधि पर देश के प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने राजा महेंद्र के नाम पर अब यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी है ना बीजेपी ने। चौधरी साहब की समाधि पर जाने की जरूरत नहीं समझी। ये वहां के किसान इस बात को जानते हैं,
और उनको ये पता है, आज ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी को न्योता देने की बात कर रहे हैं। उस समय जयंत चौधरी जी अच्छे आदमी नहीं थे जब हाथरस में लाठी चलाई गई, जब वो पीड़ित पक्ष से मिलने जा रहे थे। तो यह बात वहां का किसान, वहां का नौजवान, वहां के लोग जानते हैं। और मैं संदीप जी आपसे कहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। एक बार आपने हांडी अपनी चढ़ा ली और अब वो नहीं चढ़ने वाली है। अब आपकी सरकार जा रही है और आपकी हताशा दिखाई पड़ रही है। आपने जिस तरह से दिल्ली में मीटिंग बुलाई, उससे ये पता चल रहा है कि अब आप जाने वाले हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो अब समाजवादी पे और दबाव भी बनेगा क्या? डॉक्टर अजीज खान अभी उप मुख्यमंत्री के सवाल पर कन्नी काट जाते हैं। मैंने ये जयंत चौधरी से भी पूछा है, अखिलेश यादव से भी इंटरव्यू में पूछा। अब ये दावेदारी बन जाएगी आरएलडी की और मजबूत होगी अगर, बड़ा अगर है वो, अगर आपकी सरकार बनती है। अब संभाल कर रखना होगा आरएलडी के दरवाजे, उसके लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी जो है वो अपने 5 साल के उपलब्धियों को, देखिए जब कोई शासन सत्ता में होता है तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के वो जाता है। मुझे लग रहा है कि एक 2-3-4 बार लगातार, खुद कह रहे हैं अमित शाह जी की 17 के बाद अब मैं आया हूं, आए लेकिन कोई उपलब्धियों पर चर्चा नहीं कर रहे। वो जाट की बैठक कर रहे हैं, वो इन जात वाइज बैठक कर रहे हैं, नफरत की बीज बो रहे हैं, झूठ का झोला लिए घूम रहे हैं। अरे भाई उपलब्धियों की बात भी कर लेना। किसानों को क्या दिया? किसानों को अपमान दिया, उनको तिरस्कृत किया। अरे भी बैठक करना तो 750 किसान जो हैं उनके परिवारों से भी बैठक कर लेते। और जो वीडियो एक बैठक करने गए थे इनके डिप्टी सीएम अपने विधानसभा में, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ और वो इस कदर वीडियो वायरल हुआ, अब ये बैठक करना बंद कर दिए, अब ऐसा बैठक नहीं करते हैं। तो चलिए कंक्लूडिंग कमेंट, एक सेकंड सुकेश, एक वो पुरानी कहावत है, मैंने पहले भी इस्तेमाल की है, जाट ने जब मरा जानिए जब 13वीं ओले। अब इसका एक्सटेंशन भी आ गया है कि जाट ने जब मरा जानिए जब बरसौडी ओले। अब ये जाट वोट के पीछे जो पागल हो रहे हैं और जाट पॉलिटिकली एस्ट्यूट एक कौम समुदाय है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि 36 बिरादरियों की राजनीति होती आई है, कभी ये नहीं हुआ, ये 2013 के बाद की बात है कि जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन की इस तरह से खुलकर बातें होने लगी। ये डिफाइनिंग मूवमेंट होने वाला है और ये संकेत देने वाला है बाकी 6 चरणों के मतदान के पैटर्न का भी। देखिए एक नैरेटिव तो बिल्ड हो गया है, लेकिन जो आप कह रहे थे उसकी तरफ क्या ध्यान नहीं है? ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये बात हकीकत है, बीजेपी को मालूम है कि जाट वोटर्स में इरोजन होगा, हुआ है। उस डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश है और उसको कैसे कंपनसेट करें, कैसे उनके साथ गुजर बने रहें, कैसे उनके साथ सैनी बने रहें, कैसे नॉन यादव ओबीसी जो है जिनको अपने झोले में लिया था, जो उस इलाके में अच्छी खासी संख्या में हैं, वो बने रहें, इसकी कोशिश होगी। लेकिन चूंकि सारी लड़ाई और वो एक इतना 91%, एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में 91% जाट्स ने वोट किया बीजेपी के लिए, 2014 में कहते हैं 71% जाट्स ने वोट किया। तो ये एक बड़ा ऐसा चंक था जो एक डिसाइसिव एज देता था बीजेपी को। बीजेपी मुझे उसे मालूम है कि वहां नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कितना वो लॉस्ट ग्राउंड जो है वो मेकअप कर सकती है और कितना उस डैमेज कंट्रोल को, कितना डैमेज और ये इसे ही राजनीति कहते हैं कि देखिए जयंत चौधरी जो कहीं नहीं राजनीतिक हाशिए पर थे, प्राइम प्रॉपर्टी हो गए हैं, प्राइम कैच हो गए हैं। आरएलडी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ और बीजेपी भी डोरे डाल रही है, चुनाव के बाद तक का भी ऑफर आ गया है। तो पश्चिम में जो ये जबरदस्त लड़ाई हो रही है, क्या यही संकेत देगी पूरे उत्तर प्रदेश के भी? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। जल्द ही बहुत से और संकेत भी मिलने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।